हेलो दोस्तों, लैम्बोर्गिनी नाम सुनते ही शानदार सुपर कार्स हमारे दिमाग की नसों में दौड़ने लगती हैं। पर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत एक जेल के कैदी ने की थी। लैम्बोर्गिनी के फाउंडर का नाम फेरुशियो लैम्बोर्गिनी था। इस कंपनी और इसके फाउंडर की जिद की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फेरुशियो का जन्म 1916 में इटली के एक छोटे से टाउन में हुआ था। इनके पेरेंट्स किसान थे, वो अंगूरों की खेती करते और उनसे वाइन बनाते थे। ये इनकी फैमिली का बिजनेस था। उनके पेरेंट्स उन्हें भी खेती करना और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को उगाना सिखा रहे थे, पर फेरुशियो इस लेसन को अपनी तरह से सीख रहे थे। उन्हें अपने घर के खेतों से ज्यादा अपने खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर में इंटरेस्ट था और अक्सर वो अपने ट्रैक्टर्स जब खराब हो जाते तो उन्हें फिक्स करते और काफी आसानी से ये काम वो कर लेते थे। पर ये बात इनके घर वालों को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। उनके पेरेंट्स का सोचना था कि उनका बच्चा अपने सिक्योर फैमिली बिजनेस को ही ट्राई करे, लेकिन फिर भी फेरुशियो ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए मैकेनिक्स की पढ़ाई कंप्लीट की और ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने एक लोहार के यहाँ काम सीखना शुरू किया। वो एक बड़ी फैक्ट्री कैवेलियर रिगी में जॉब करना चाह रहे थे। ये फैक्ट्री उस टाइम इटली की सेना के हथियारों पर काम करती थी। इस कंपनी में जॉब पाना इनके लिए काफी मुश्किल था, पर फेरुशियो ने किसी तरह ओनर को इम्प्रेस कर लिया और इस फैक्ट्री में इन्हें नौकरी मिल गई। हालांकि कुछ वक्त के बाद इस जॉब को छोड़कर फेरुशियो अपने होम टाउन रेनाजो में वापस आ गए। यहाँ इन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप अपने दोस्त के साथ मिलकर ओपन की, पर कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया और हर मेल नागरिक की तरह फेरुशियो को भी इटली की सेना में भर्ती होना पड़ा। इन्हें सेना में भर्ती करके ग्रीस के रोड्स आइलैंड पर बतौर मैकेनिक भेज दिया गया। 3 साल के बाद इटली को सरेंडर करना पड़ा और इस आइलैंड पर जर्मन सेना आ गई, लेकिन उससे फेरुशियो ने वहां अपनी वर्कशॉप ओपन करने की परमिशन ले ली। पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ईयर 1945 में एलाइड फोर्सेस की सेना यहाँ पर आदम की और इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों को इंक्लूडिंग फेरुशियो को कैदी बना लिया गया। पर इनकी काबिलियत देखकर सेना उनसे अपनी गाड़ियों को सही करवाती रही। 1 साल के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद जब ये अपने घर पहुंचे तब वापस से इन्होंने अपनी वर्कशॉप पर काम करना स्टार्ट किया और फिर ये पुरानी कार्स, ट्रक और ट्रैक्टर को रिपेयर करने लगे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर इनके फादर ने इनसे बोला कि मुझे एक नया ट्रैक्टर चाहिए ताकि वर्ल्ड वॉर के बाद की तबाही से जल्दी रिकवर होने के लिए अच्छे से खेती की जा सके। लेकिन मार्केट में मौजूद ट्रैक्टर्स की कैपेबिलिटीज फेरुशियो को पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्हें खुद से ट्रैक्टर बनाने का आइडिया आया। ये आइडिया उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने पुराने मिलिट्री व्हीकल्स से नए ट्रैक्टर को बनाना स्टार्ट किया और उसमें पेट्रोल के बजाय डीजल इंजन लगाया, जो कि पेट्रोल से सस्ता था। ये ट्रैक्टर उस टाइम काफी सस्ते और इनोवेटिव भी थे। कुछ दिन के बाद ईयर 1948 में फेरुशियो ने अपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर नाम से कंपनी स्टार्ट की। 3 साल के बाद ईयर 1951 में इनके ट्रैक्टर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनके पास पैसों की काफी कमी थी। तो उनके फादर ने इन्हें पूरा सपोर्ट किया और अपने खेत गिरवी रखकर इन्हें लोन दिलवा दिया। इनके फादर ने इतना बड़ा रिस्क अपने बेटे के लिए लिया, पर यह रिस्क इतना फायदेमंद साबित हुआ जितना इन लोगों ने शायद सोचा भी नहीं था। कंपनी काफी ज्यादा अच्छे से चलने लगी और इटली की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन गई। फेरुशियो की सुकून से लाइफ कट रही थी। ये अब मिलियनर बन चुके थे और अच्छा खाना, अच्छा घर और महंगी सुपर कार्स के मालिक थे। वो ट्रैक्टर्स को बेच कर काफी शानदार सुपर कार्स खरीद रहे थे। इनके पास जैगुआर, मर्सिडीज, मासेराटी और फेरारीज का शानदार कलेक्शन मौजूद था। एक छोटे से टाउन का किसान आज इतनी बड़ी ट्रैक्टर कंपनी का मालिक बन चुका था। पर मैकेनिक होने की वजह से इन्हें बखूबी पता था कि कार्स कैसे बनती हैं, इसीलिए किसी भी कार के अंदर इन्हें परफेक्शन नहीं मिल रहा था। इन्हें हर कार में कुछ न कुछ कमी लग रही थी। खास करके इन्हें अपनी फेरारी 250 जीटी के क्लच में काफी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फेरारी को खुद के मुताबिक चेंज करेंगे और अपने मैकेनिक के पास इस कार को वो ले गए। यहाँ इन्होंने देखा कि फेरारी 250 जीटी में जो क्लच लगा था वैसा ही सेम क्लच वो अपने ट्रैक्टर्स के लिए यूज कर रहे थे। हालांकि इस फेरारी के क्लच के लिए उन्हें 1000 यूरो देने पड़े थे, वहीं अपने ट्रैक्टर के क्लच को वो केवल 10 यूरो में ही ले आते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि वो फेरारी के फाउंडर से मिलकर उसे इस कार की कमियों के बारे में बताएंगे। तो एंजो फेरारी से इन्होंने मुलाकात की और बताया कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने एंजो फेरारी पर हमारी पहले की वीडियो देखी है तो आपको बखूबी पता होगा कि एंजो फेरारी थोड़ा रूड टाइप के इंसान थे। हालांकि वो भी अपनी जगह पर जीनियस थे। उन्होंने फेरुशियो से कहा कि गड़बड़ी मेरी कार्स में
नहीं तुम में है। तुम एक ट्रैक्टर ड्राइवर हो, एक किसान हो। तुम्हें मेरी कार्स के बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वो दुनिया में बेस्ट हैं। फेरोशियो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल ये जवाब दिया, हाँ मैं एक किसान हूँ, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक स्पोर्ट कार कैसी होनी चाहिए। इतना कहकर वो अपने घर आ गए। यहाँ आकर वो सोचने लगे कि ये काम उन्हें कैसे करना है। वो खुद को साबित करना चाह रहे थे। बहुत से लोगों ने उनके फैसले को बचकाना बताया और सोचा कि ये अपने पैसों को बर्बाद कर डालेंगे, पर फेरोशियो ने एक नई कंपनी स्टार्ट की, नाम रखा लैम्बोर्गिनी, और फरारी के 3 एक्स एम्प्लॉयज को हायर किया। 9 महीनों के बाद लैम्बोर्गिनी की पहली सुपर कार, जिसे फरारी 250 GT के टक्कर पर बनाया गया था, इन्होंने लॉन्च कर दी। इसका नाम रखा लैम्बोर्गिनी 350 GT। ये काफी एडवांस कार मानी जा रही थी। इस पर लैम्बोर्गिनी का आइकॉनिक बुल वाला लोगो लगा हुआ था। इसमें V12 इंजन, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और भी बहुत से फीचर्स मौजूद थे। लॉन्च होते ही ये कार लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। इसे चलाना भी काफी ज्यादा इजी था और इसी के साथ लैम्बोर्गिनी ने फेरारी को प्रूव कर दिया था कि वो किसान होने के साथ साथ एक जीनियस मैकेनिक भी हैं। अगले कई सालों तक इनका बिजनेस काफी फलता फूलता रहा। लैम्बोर्गिनी ने एक से बढ़कर एक सुपर कार, जैसे लैम्बोर्गिनी 400 GT, मियूरा P400, लैम्बोर्गिनी काउंटेच जैसी कार्स को लॉन्च किया। मियूरा P400 लैम्बोर्गिनी का सीक्रेट प्रोजेक्ट थी और ये दुनिया की पहली सुपर कार थी जिसमें इंजन आगे नहीं बल्कि पीछे लगा हुआ था। इसे ही दुनिया की पहली सुपर कार माना गया और हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए रियर साइड में इंजन लगाने के आइडिया को भी काफी ज्यादा सराहा गया और बहुत सी स्पोर्ट्स कार इसी तरह से कार के पीछे इंजन को लगाने लगी। बाद में लैम्बोर्गिनी काउंटेच जब लॉन्च हुई तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। इवन वो आज भी फेमस है, पर हमेशा सब कुछ एक सा नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद चीजें फेरोशियो के कंट्रोल से बाहर होने लगी और 5000 लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स का ऑर्डर बोलिविया देश से जो आया था वो वहाँ पर तख्ता पलट की वजह से कैंसिल हो गया। काफी ज्यादा लॉस में जाने की वजह से फेरोशियो ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स कंपनी को पूरी तरीके से बेच दिया और लैम्बोर्गिनी सुपर कार वाली कंपनी के भी 51% शेयर्स को इन्होंने बेच दिया। अब इस कंपनी के केवल 49% हिस्से के ही ये मालिक थे। कुछ दिनों के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और पेट्रोल डीजल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इन्हें लैम्बोर्गिनी कंपनी भी पूरी तरह से सेल करनी पड़ गई। हालांकि इनके पास एक और कंपनी थी जो विरासत में इन्होंने अपने बेटे टोनिनो लैम्बोर्गिनी को दी और फिर टोनिनो लैम्बोर्गिनी ने एक सक्सेसफुल फैशन बिजनेस को बिल्ड किया। यानी कि ये सुपर कार या ट्रैक्टर वाली कंपनी अपने बेटे को विरासत में नहीं दे सके, पर फिर भी इनका बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। पर इसके बाद लैम्बोर्गिनी कंपनी का क्या हुआ? इसके नए मालिकों ने इस कंपनी को फिर से सक्सेसफुल बनाने की नाकाम कोशिश की, पर ये कंपनी कंगाल हो चुकी थी। और फिर ईयर 1981 में इटली की सरकार ने इस कंपनी को 2 फ्रेंच बिजनेसमैन को बेच दिया, वो भी इसे नहीं चला पाए। इसके बाद इन लोगों ने इस कंपनी को अमेरिकन ब्रांड क्राइसलर को बेच दिया, पर वो भी इस कंपनी को सक्सेसफुल नहीं बना पाए। उन्होंने इस कंपनी को इंडोनेशिया की एक दूसरी कंपनी को बेचा, वो भी इसे सक्सेसफुल नहीं बना पाए। पर फिर आया ईयर 1998 जब इस कंपनी को इसकी असली मालिक ऑडी ने खरीद लिया। ऑडी ने इसे खरीदने के बाद इसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए, इसके प्रोडक्ट को और भी ज्यादा क्वालिटी वाला और भी ज्यादा शानदार बनाया। और फिर 21वीं सदी की शानदार सुपर कार्स के रूप में ऑडी ने लैम्बोर्गिनी के अंडर में लैम्बोर्गिनी गैलार्डो, लैम्बोर्गिनी हुराकन और इसकी फेमस एसयूवी लैम्बोर्गिनी उरुस को लॉन्च किया और एक बार फिर इस कंपनी को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया। अब लैम्बोर्गिनी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं बची है। इसकी वैल्यूएशन $11 बिलियन हो चुकी है। ईयर 2020 में कोरोना की वजह से जहां बाकी कंपनीज के सेल्स डाउन हुए थे, वहीं लैम्बोर्गिनी ने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड की थी। तो दोस्तों ये थी कहानी एक किसान और एक जेल के कैदी की, जिसकी जिद ने एक शानदार सुपर कार कंपनी दुनिया को दी। आपकी फेवरेट लैम्बोर्गिनी कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रियल लाइफ स्टोरी इंस्पायरिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।